क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें फेज 2 चल रहा है। FST 7 जो था फुल सिलेबस टेस्ट 7, उसमें इस वीडियो में उन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें लीस्ट करेक्ट परसेंटेज आपकी परफॉर्मेंस में पाई गई। सो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि द टेस्ट सीरीज इज एंटायरली फ्रॉम एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। मुझे उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज की मदद से जो भी क्वेश्चन आपका इंडिविजुअली गलत होता है, आप कॉरस्पॉन्डिंग रेलेवेंट पार्ट अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उसे जरूर रेफर करते होंगे। इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है बायोलॉजी में वो कंप्लीट होती चली जाएगी। हमने हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है, सबके साथ एक छोटा ऑडियो या वीडियो है जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। लेकिन ये कौन से क्वेश्चन है जो हजारों बच्चे जो कर रहे हैं उनमें गलतियां सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए इस वाले क्वेश्चंस को हम एक बार और डिस्कस कर रहे हैं और जहां तक हो सके ये देखते हैं कि वो कौन सी जगह है, रेफरेंस कौन सा है एनसीईआरटी का, और उसके कंटेक्स्ट में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखिए, पहला एग्जाम्पल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मुझे उम्मीद है अब तक आपने समझ लिया होगा कि इसमें आपसे गलती क्या हुई है। सो बड़े ध्यान से देखिए। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, so ध्यान से देख लीजिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो रही है बेटे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड मान लीजिए ATGC है तो दूसरा बेटे TACG होगा। इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से जितने A होंगे उतने ही T होंगे। लेकिन दिस विल बी ट्रू फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट विल नेवर बी ट्रू फॉर अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मुझे उम्मीद है आपको अपनी गलती मिल गई। आप में से जिसने भी इस क्वेश्चन को गलत किया उसने यहाँ पर ये शब्द नहीं पढ़ा, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। अब आपको हंसी भी आ सकती है, कोई बात नहीं। आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में ये वो एरर्स हैं जिसे आप सिली मिस्टेक्स कहते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बाद में दुख देते हैं, जो कि आते हैं आपको बहुत आसान है और एग्जाम में आप मान नहीं सकते कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा और बाद में गलत निकलता है। सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने की आदत एक बार डालिए। सो इट इज एब्सोल्युटली वाइटल to read the question and understand what exactly is asked। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेता तो कुछ सेकंड का फर्क आता, लेकिन हो सकता है एक नेगेटिव मार्क ना आए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक सलाह दे रहा हूं। आगे देखते हैं बेटे। अगला जो क्वेश्चन था, द सीक्वेंस ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में हमने क्या कहा कि सीक्वेंस बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा अनयूजुअल हो गया, थोड़ा सा हैवी हो गया। आपका दिमाग यहां से हट गया कि मुझे सीक्वेंस किसकी बतानी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और आपका दिमाग इसमें लग गया कि वो पहला अमीनो एसिड प्रोटीन में कौन सा होता है। और आपको लगा कि ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पहला अमीनो एसिड मीथियोनिन होता है और मीथियोनिन का कोड मैसेंजर आरएनए का AUG है। और आप में से कईयों ने आंसर लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज इनकरेक्ट। मुझे उम्मीद है अब तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों। क्योंकि ये जो AUG है ये 5 प्राइम 3 प्राइम AUG, कलर चेंज कर लेते हैं। सो मैंने ये कहा कि मैसेंजर आरएनए पे जो कोडोन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम AUG होगा। मैं एक बार और बेटे डायरेक्शन के हिसाब से आपको और करा रहा हूं। तो जो टेम्पलेट है जिस पर ये मैसेंजर आरएनए बना है उस पर 3 प्राइम से शुरू होगा TAC 5 प्राइम। ये भी याद रखिएगा ये डायरेक्शन। सो मुझे बेटे सीक्वेंस किसकी बतानी थी, डीएनए की। आप आंसर किसका लगा रहे हैं बेटे, मैसेंजर आरएनए का। क्या आप देख पा रहे हैं कि आंसर ऑप्शन 1 होगा। और आप ये भी देख लीजिए बेटे, यहां पर मैंने किस तरह से डायरेक्शन लिखी है। एक अच्छे पेपर में आपसे डायरेक्शनल सेंसिटिविटी भी पूछी जा सकती है। क्या ये क्वेश्चन अब बिल्कुल क्लियर है? देखिए, इस तरह की मिस्टेक अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। द लीफी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। तो the second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema
एंड इट बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। सो हमारा आंसर है बियर्स द सेक्स ऑर्गन। ये जो बात हो रही है क्रीपिंग, ग्रीन, ये कई लोगों ने किया, ये जो है बेटे ये प्रोटोनीमा को कहते हैं। ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है। ये है क्रीपिंग, ये है ब्रांच्ड और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। इसको आप क्या कहेंगे बेटे? इसको आप क्या कहेंगे? प्रोटोनीमा कहेंगे। नाउ दिस इज नॉट द लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में हमने क्या कहा कि इट बियर सेक्स ऑर्गन्स। ये जो डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर है दैट एक्चुअली इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम अ स्पोर। सो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा गलत क्यों हुआ। इट्स अ डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ एनसीईआरटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय ह्यूमन किडनी इज। सो देखिए बेटे ध्यान से इधर समझिए। जिस टाइम पर बहुत ध्यान से बात समझिएगा, जो मेन पार्ट है वो ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले है। यहां से NaCl लाया जाता है। जो बच गया थोड़ा बहुत पार्ट उसकी ऑस्मोलैरिटी पूरा करने का काम कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया ला करके किया जाता है। तो मेनली तो ऑस्मोलैरिटी बेटे थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से बढ़ाते हैं। थोड़ा सा जो बच जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आयन इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, तो एक ऑस्मोलाइट लेके आते हैं। ऑस्मोलाइट आयन नहीं है लेकिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता है। एक ऑस्मोलाइट जो आपकी बॉडी में इस्तेमाल हो सकता है वो यूरिया है, और यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से आता है। सो देखिए आपकी एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है ये। सो हमने ये कहा कि इंक्रीज करनी है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दिस ग्रेडियंट इज मेनली caused by NaCl and urea, और NaCl is transported by the ये आंसर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। ये नंबर 1 होना चाहिए। जो बचा हुआ पार्ट है बेटे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, देख रहे हैं शब्द क्या लिखा? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया। ये बेटे कहां से निकलता है? कलेक्टिंग डक्ट से, और फिर ये थिन सेगमेंट में घुसता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा। 2 जगह से आप देखिए कि आप सोल्यूट को लेकर के आ रहे हैं। थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से सोडियम क्लोराइड, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया को लेकर के आ रहे हैं। फाइनल एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम। ये मैंने कई बारी ये क्वेश्चन देखा है बच्चे गलत करते हैं। सो ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेडली ओवर द ईयर्स देखा है कि मैं जब भी अपने किसी टेस्ट में इंक्लूड करता हूं तो बच्चों को ये लगता है कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, और जनरली वो इसको ऑप्शन 4 करके आते हैं। लेकिन बेटे स्टेबल कम्युनिटी का मतलब ये है कि अगर अभी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्टिविटी में तो फिर वो स्टेबल कैसे है? स्टेबल का मतलब ही सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि अब प्रोडक्शन हो गया, अब ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस में काम कर रही है। इस अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल जगह पर ये बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी है, उसमें बहुत ज़्यादा ईयर टू ईयर चेंज नहीं आता। अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट show too much variation in productivity from year to year। सो यही आपने एक गड़बड़ करी, आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर ऑप्शन ये वाला जो है स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और केवल हमने ये कहा कि ओनली सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस अब आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, सबके आंसर्स देख लेते हैं बेटे एक बार। इधर देखिए, इस वाले में हमने ये कहा कि यहाँ पर आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बिकॉज इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। It is a single stranded DNA molecule. It cannot be determined. It will not be बेटे, it will not be 27%। दूसरे पर आइए बेटे, हमने देख लिया कि ये आंसर है TAC। मुझसे DNA पर पूछा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, कि DNA पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या होगी। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि NCERT एक बार रेफर कर लीजिए। कई लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए हैं दोनों स्टेजेस में, एक बार दोबारा रीड कर लीजिए, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। यहां पर हमने अब समझ लिया
कि यहां पर जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये आंसर है, और हमने ये कहा कि या तो असेंडिंग लिम्ब इस्तेमाल होना चाहिए लूप ऑफ हेनले का या कलेक्टिंग डक्ट इस्तेमाल होना चाहिए। दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया, कहां से NaCl और कहां से यूरिया आता है, और फाइनली हमने ये देखा कि स्टेबल कम्युनिटी में ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये वाला जो स्टेटमेंट है अपीलिंग बहुत लगता है, मैं समझ सकता हूं एग्जाम में बैठ के आपसे गलती हुई होगी, आपको लग रहा होगा अरे वाह ये तो होना ही चाहिए, जो भी चीज अच्छी लग रही है देखने में वो आंसर जरूर होनी चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब प्रोडक्टिविटी से भी है। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत ही हार्टनिंग फीचर ये है कि अब नंबर ऑफ जो मिस्टेक्स हैं वो काफी कम हो रही हैं, और बिल्कुल अगर डायरेक्टली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो मैं ये देख रहा हूं कि 90% बच्चे 80% बच्चे उस क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। कीप इट गोइंग। एक और वीडियो में अगले FST को हम डिस्कस करेंगे।